देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, प्राचीन समय से ही राजस्थान को भूतों का घर कहा जाता है। राजस्थान का एक ऐसा गांव भी है जिसे रहस्यों का बादशाह कहा जाता है। उसमें कुछ ऐसे राज दफनाए गए हैं जिनको जानने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। ये गांव है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित खंडेला गांव। इस गांव की दहशत कुछ इस प्रकार है कि आज भी लोग इसका नाम सुनते ही बुरी तरह से कांप उठते हैं। तो आइए जानते हैं रहस्य और दहशत से भरे इस गांव की एक मशहूर घटना। सन 2009 ये एक ऐसा साल था जब इस गांव में भय के नाम पर एक तबाही मच गई। लोग इस गांव को छोड़कर रवाना होने लगे, तो वहीं कुछ मुसाफिर ऐसे भी थे जो घूमने के खातिर ऐसी जगहों को पसंद करते थे। कुलदीप और उसका पूरा परिवार घूमने के लिए नई दिल्ली निकले थे, लेकिन राजस्थान उनको इतना पसंद आया कि वो राजस्थान के एक एक कोने को अच्छे से परखना चाहते थे। रेतीली मिट्टी और धूप की गड़गड़ाहट से बना राजस्थान उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन उनकी मुलाकात जब खंडेला गांव से हुई तो उनके होश ही उड़ गए। कुलदीप अभी अपनी कार ड्राइव कर रहा था कि उसके बगल में बैठी उसकी छोटी सी बच्ची धीमी सी आवाज़ में बोले, पापा वो सामने क्या है? जब कुलदीप ने सामने देखा तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा और कुलदीप ने कहा, बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसकी वो मासूम सी बच्ची बोली, अरे वो देखो जिसके सर पर गाय की तरह बड़े बड़े सींग हैं। तभी कुलदीप अपनी बच्ची की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, मस्ती करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था? इस वक्त रात के 10:15 बज रहे हैं, चारों अंधेरा भी है, शांत हो जाओ। कुलदीप की बात सुनकर उसकी बच्ची रोने लगी। पता नहीं उस वक्त उसे ऐसा क्या हुआ, लेकिन कुलदीप और उसकी पत्नी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अब वो खंडेला गांव की सीमा में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते ही कुलदीप ने देखा कि उनके सामने एक विशाल सी मूर्ति बनी हुई थी जो किसी राक्षस की भांति दिखाई पड़ रही थी। कुलदीप तो ये देखकर हैरान था कि इस गांव के अंदर किसी भगवान की जगह किसी राक्षस की मूर्ति नजर आ रही है। वह काफ़ी देर तक तो उसी मूर्ति को देखता रहा जिसके पास आग चल रही थी। हैरान के साथ साथ कुलदीप समझ नहीं पा रहा था कि इस गांव के अंदर चल क्या रहा है। इतने में एक आदमी अपनी झोपड़ी के पास हड्डियों का एक निशान लेकर उस मूर्ति के पास पहुंचा। उसने उस निशान को उस मूर्ति के सामने समर्पित कर दिया और कुलदीप इस वक्त सीरियस था। सच तो ये था कि कुलदीप को ना ही तो भगवान में विश्वास था और ना ही भूत प्रेत में। किसी के अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुलदीप ने अपनी अजीब सी आवाज़ में कहा, अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? और क्या आप अभी भी इन अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं? कुलदीप की इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो आदमी एक थाली उठाकर उस मूर्ति की पूजा करने लगा। उस थाली के अंदर इंसानी मांस था और कुछ मिठाइयों के टुकड़े रखे हुए थे। कुलदीप इस आदमी की एक करतूत से गुस्सा हुआ और वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया, क्योंकि अब उसे भी विश्वास हो चुका था कि यहाँ के लोग बड़े ही अंधविश्वासी हैं। इस बार कुलदीप उस गांव से निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी गाड़ी के ऊपर कुछ गिर पड़ा। जब उसे देखने के लिए वो कार से बाहर निकला तो वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन अब उसकी गाड़ी बहुत ही बुरी तरह से जाम हो चुकी थी। दरवाजे खोलने की कोशिश की गई तो दरवाजे भी नहीं खुल पा रहे थे और अंदर से कुलदीप की छोटी बच्ची रोती हुई सुनाई दी। इसी विलाप को देख कुलदीप को गुस्सा आया और उसने कार के एक दरवाजे को तोड़ दिया। उसे चैन तो तब मिला जब उसने देखा कि असल में उसकी वाइफ और उसकी बच्ची सही सलामत थे। फिर कुलदीप उसी वक्त अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी गाड़ी का इंजन एकदम से जाम हो गया और उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब कुलदीप के पास गाड़ी के अंदर रुकने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर कुलदीप ने अपने एक दोस्त को, जिसका नाम नरेश था, उसको फ़ोन लगाया। नरेश राजस्थान में ही रहता था, तो उसकी मदद लेने के लिए उसे फ़ोन किया। फिर नरेश ने बताया कि फ़िलहाल वो किसी काम से मुंबई आया हुआ है, लेकिन उस गांव में रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि इस गांव की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। तभी नरेश ने फ़ोन पर कहा, गाड़ी को वहीं खड़ा रहने दो और तुरंत ही अपने बच्चों को लेकर निकल जाओ। कुलदीप पहले भी अपनी गाड़ी का नुकसान कर चुका था और वो अब बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी के साथ कोई और छेड़खानी हो जाए, जिस वजह से उसने नरेश की बात नहीं मानी। और दूसरी तरफ उस आदमी की पूजा पूरी हो चुकी थी और अब वो सीधा कुलदीप के पास आया और एक ऊंचे स्वर में बोला, तुमने मेरी पूजा में विघ्न डालकर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की है। कुलदीप पहले से उस आदमी पर बहुत गुस्सा था, लिहाजा कुलदीप ने अपना हाथ उसके ऊपर उठा दिया। लेकिन ये क्या, जैसे कुलदीप का हाथ उसके गले की तरफ बढ़ा तो उसका हाथ उस आदमी के आर पार हो गया
दोस्तों ये सब देखते ही कुलदीप के शरीर में खून की जगह पानी बहने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जिंदगी में ये पहली बार था जब उसने किसी प्रेत शक्ति से सामना किया होगा और कुलदीप का गला सूखने लगा। वैसे भी गर्मी इतनी तेज थी कि उसका पूरा बदन पसीने से अब तर हो चुका था। गाड़ी में लगी एसी भी बंद हो गई, मगर पता नहीं कैसे वो आदमी वहां से छूमंतर हो गया। उस आदमी का यूं गायब हो जाना, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ था जिसको समझ पाना कुलदीप के बस में नहीं था। अंधेरी रात में कीड़ों के चिल्लाने की आवाज़ और ये आवाज़ इस भयानक रूपी सन्नाटे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक आदमी जो शायद यहीं का था वो कुलदीप के बगल में पहुंचा और एक धीमी आवाज़ में कहा, भाई साहब आप यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक उज्जवल माता के मंदिर तक पहुँच जाएं, वहीं पर आपकी मदद हो सकती है। इतना कहने के बाद जैसे वो आदमी पीछे मुड़ा तो उसकी मुंडी अपने आप ही टूट गई और जिंदा आदमी एकदम से खत्म हो गया। ये देखकर वीनू जो कुलदीप की वाइफ थी वो भी पूरी तरह से टूट गई। टायर से हवा निकलने की आवाज़ ने तो उनके जीने का आसार भी खत्म कर दिए। चारों टायर अब बिना हवा के थे और इस समय कुलदीप अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। एक वक्त जहां उसने एंजॉय के लिए छुट्टियां ली थी, मगर यहाँ पर उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया। अभी तक जिस चीज़ को वो प्रेत समझ रहा था उसके कई सारे साथी तो उसकी इस फौज में शामिल भी नहीं थे। अब यहाँ से भागने का समय था, तभी तीनों ने वहाँ से भागना सही समझा और अपनी गाड़ी से उतरकर वो धूम दबाकर वहाँ से भागने लगे। सन्नाटे से भरी ये रात डर और खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। हर जगह पर बस उन्हें भूत और प्रेत नजर आते और अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा देर तक भाग पाना कुलदीप के लिए सफल नहीं रहा। वो थक हार कर आंगनवाड़ी के बगल में बैठ गया। वहाँ पर एक सरकारी स्कूल बनी हुई थी और उस स्कूल के पास एक पीपल का पेड़ था जिसके ऊपर छाया के लिए कुछ बनाया गया था। वो तीनों वहीं चुप कर बैठ गए ताकि उन्हें वहाँ कोई देख ना सके। अपनी सांसों को अपने अंदर ढककर वो कुछ देर तक तो बैठे रहे, लेकिन ये तरीका ज़्यादा देर तक उनका साथ नहीं दे पाया क्योंकि किसी के कदमों की आहट ने उन्हें एक बार फिर डरा दिया। उस पीपल के पेड़ के पास उन्हें एक छोटा सा दरवाज़ा भी दिखाई दिया जिसके अंदर एक बहुत ही हल्की सी रोशनी थी, लेकिन उसके अंदर जाना भी उनके लिए सही नहीं था। इतने में ही कुलदीप की वाइफ को एक आदमी दिखाई दिया जो तकरीबन 6 फुट से भी ज़्यादा लंबा था। जब कुलदीप ने उसकी ओर देखा तो वह भी उन्हीं की तरह काफ़ी अजीब लग रहा था। इतने में गांव के लोगों के बीच भगदड़ मच गई। शायद एक मौत ने उन सभी की नींव हिला डाली। सभी लोग इधर से उधर भागने लगे और कुछ लोगों की नज़र जब कुलदीप पर पड़ी तो कुलदीप को लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन असल में जो इंसान की भांति नज़र आ रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूतों की एक बड़ी सी सेना थी। उन सभी की हालत एकदम भयानक थी। किसी का मुंह फटा हुआ था तो किसी की मुंडी पीछे की तरफ घूमी हुई थी और ये देखकर कुलदीप को यकीन हो गया था कि इस गांव में भूतों के अलावा कुछ नहीं है। वो सभी कुलदीप और उसकी पत्नी के पीछे पीछे भागने लगे। इन सब चक्रों में वो ये भूल चुके थे कि उनकी बेटी नताशा अभी भी उनके साथ नहीं है। नताशा को अपने साथ ना देखकर कुलदीप और उसकी वाइफ टेंशन में पड़ गई और इसी बीच उन्हें अपने सामने से एक गाय आती हुई दिखी जिसका शरीर अजीब ढंग से चमक रहा था। उस गाय के माथे पर तिलक से नजर आ रहा था। चांद की हल्की हल्की रोशनी में वो गाय दिखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन कुलदीप उस गाय के प्रति एक खिंचाव महसूस कर रहा था। अजीब ढंग से नजर आने वाली उस गाय को देखते ही कुलदीप और उसकी पत्नी उसकी तरफ चलने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस गाय ने अपना माया जाल में उन दोनों को फंसा लिया था। कयामत की रात शायद अब खत्म होने वाली थी, या तो किसी की मौत की वजह से या फिर कुछ और होने वाला था। लेकिन कुलदीप की बेटी कहाँ थी? ये यहाँ से एक बड़ा सा राज बना। कुलदीप और उसकी पत्नी उस गाय के माया भ्रम में फंस चुके थे और वो गाय अब उस गांव से बाहर की तरफ जाने लगी। उस गाय की चमक इतनी तेज थी कि कोई भी उसकी तरफ नहीं देख सकता और देखते ही देखते वो गाय कुलदीप के साथ साथ उसकी पत्नी को उस गांव से बाहर ले गई। फिर बस थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा और कुलदीप की आंखों से वो गाय भी ओझल हो गई। लेकिन इसी बीच कुलदीप को अपनी बेटी के बारे में याद आया तो वो पूरी तरह से कांप उठा। कुलदीप भागते हुए उस गांव की तरफ जाने लगा कि तभी उसे अपनी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ गांव की तरफ से नहीं बल्कि उसके पीछे से आ रही थी। फिर जब कुलदीप पीछे मुड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बच्ची एक विकलांग अवस्था में थी। उसका सर फटा हुआ था और उसका एक पाँव मानो किसी कुत्ते ने काट लिया हो। कुलदीप अपनी बेटी के पास गया और उसे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ उसकी बेटी के आर पार हो गया, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं थी।
ये देखकर कुलदीप अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और दोनों की दशा इतनी बेकार हो चुकी थी कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लगे हाथों वहां एक किसान भी आ पहुंचा जो शायद उस गांव के बगल में रहता था। तभी उसने उन दोनों की मदद की और अपने घर में रहने के लिए एक जगह भी दे दी। लेकिन इस घटना ने कुलदीप को अंदर से झंझोर के रख दिया। उसकी जिंदगी मानो एकदम से तबाह हो गई। ये बुरा दौर उसकी जिंदगी के लिए आखिरी बुरा दौर साबित हुआ। फिर एक दिन के बाद कुलदीप ने टूर पर जाना ही छोड़ दिया और धीरे धीरे उसका एक बेटा बड़ा होने लगा और अब उसका एक बेटा तो है लेकिन अपनी बेटी का तो वो कभी नहीं भूल पाया। दोस्तों, आज इस कहानी को कई साल हो चुके हैं और उसका बेटा भी 10 साल के ऊपर का है, लेकिन बेटी के गम में आज भी कई बार उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, इंसान की एक जिद और एक गलती उसकी ज़िंदगी के लिए श्राप बन सकती है, इसलिए हमें सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। कहते हैं वो खंडेला गांव वीरान होने के साथ साथ भोता गांव भी है, लेकिन वो गाय के रूप में आई कोई दिव्य शक्ति थी या फिर कुछ ऐसा जो हर किसी के समझ से बाहर था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुलदीप के मुताबिक दुर्गा माँ का रूप थी वो, क्योंकि कुलदीप की पत्नी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और मदद की गुहार लगाते वक्त दुर्गा माता ने उसकी जान बचाई थी। अब हकीकत क्या है और झूठ, ये तो कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।